नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने अभी तक द भारत खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। मायापुरी इलाके में दिल्ली पुलिस के एएसआई शंभू दयाल की मौत के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि जनता की रक्षा करते हुए एएसआई शंभू जी ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। वे शहीद हो गए, हमें उन पर गर्व है। उनकी जान की कोई कीमत नहीं, पर उनके सम्मान में हम उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे। आपको बता दें कि बीती 4 जनवरी को मायापुरी थाने में तैनात एएसआई शंभू दयाल एक स्नैचर को पकड़ने के दौरान चाकू से हमला किए जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बीएलके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आज वे शहीद हो गए। दिल्ली पुलिस ने उनकी तस्वीर ट्वीट करते हुए कहा कि हमें अपने इस बहादुर अधिकारी के साहस और कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। द भारत खबर शहीद एएसआई शंभू दयाल को सलाम करता है। मेयर का चुनाव अब गणतंत्र दिवस के बाद कराने की तैयारी है। उपराज्यपाल कार्यालय से निगम को कुछ इसी तरह के निर्देश अब तक मिले हैं। सदन की पिछली बैठक में हुए हंगामे को देखते हुए अब अगली बैठक के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मौजूदा समय में सदन की बैठक के लिए अतिरिक्त जवान उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है, क्योंकि ज्यादातर जवानों को गणतंत्र दिवस के मद्देनजर स्पेशल ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इससे अब साफ हो गया है कि दिल्ली को नया मेयर मिलने में अभी और वक्त लगेगा। मेयर चुनाव से संबंधित निगम के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 27 से 30 जनवरी के बीच सदन की बैठक आयोजित हो, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना को ही सदन की बैठक पर आखिरी फैसला लेना है। आपको बता दें कि मेयर के चुनाव के लिए दिल्ली नगर निगम की सदन की पहली बैठक 6 जनवरी को आयोजित की गई थी। इसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच नामित सदस्यों को शपथ ग्रहण करने को लेकर हुए हंगामे के बाद लात घूंसे तक चल गए थे। नवनिर्वाचित पार्षदों की इस तकरार में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और कई पार्षदों को गंभीर चोट भी आई। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर से आम आदमी पार्टी के विधायक एसके बग्गा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर की तरफ से बग्गा के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को खारिज करने पर दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो अब दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करेगा। बग्गा पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राजू सचदेवा से रिश्वत मांगने के कई बार आरोप लगे थे। बीजेपी ने कॉल रिकॉर्ड में इसके पुख्ता सबूत होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। एलजी ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की अपील ले जाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि रिकॉर्डिंग में बग्गा को पार्टी कार्यकर्ता से रिश्वत के तौर पर 5 लाख रुपए की मांग करते हुए सुना जा सकता है। इसकी कॉल रिकॉर्डिंग मुख्यमंत्री को 6 नवंबर 2015 को सौंपी दी गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। जब एसीबी ने विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल से बग्गा के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मांगी तो कारण बताते हुए इससे इनकार कर दिया गया। फोरेंसिक साइंस लैब की ओर से सत्यापित सबूतों के बावजूद बग्गा को जानबूझकर छोड़ देने का आरोप लगा। फोरेंसिक साइंस लैब की ओर से सत्यापित सबूतों के बावजूद बग्गा को जानबूझकर छोड़ देने के आरोप लगे। इसे पक्षपातपूर्ण रवैया करार देते हुए राजू सचदेवा ने 9 नवंबर 2015 को शिकायत की थी। आरोप है कि बग्गा ने पैसे लेकर 2017 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी से टिकट दिलवाने का वादा किया। सचदेवा ने जब राशि अदा करने से मना किया तो बग्गा ने कहा कि अगर ऐसी खराब वित्तीय स्थिति है तो आप चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। फिर 7 नवंबर 2015 को गोविंदपुरी स्थित न्यू गांधी पार्क में दीपावली कार्यक्रम के आयोजन के लिए मुख्यमंत्री को बतौर मुख्य अतिथि शामिल करने और इस दौरान मुलाकात करवाने का भरोसा दिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बग्गा ने इसके लिए 5 लाख रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर बग्गा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल करने से इनकार कर दिया। भारतीय सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शहला राशिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी उपराज्यपाल ने दे दी है। राशिद ने अगस्त 2019 में भारतीय सेना के खिलाफ 2 विवादास्पद ट्वीट किए थे। आरोप है कि इससे आपसी सद्भाव में कमी के साथ ही समूहों में शत्रुता को बढ़ावा मिला। 3 सितंबर 2019 को स्पेशल सेल ने शहला पर आईपीसी की धारा 153A के तहत एफआईआर दर्ज की थी। अब एलजी की तरफ से अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद मुकदमा चलेगा। बाहरी उत्तरी दिल्ली के बवाना इलाके से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक होटल में एक लड़के ने लड़की की हत्या कर खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक होटल मालिक ने फोन कर जानकारी दी कि होटल के एक कमरे में 2 शव पड़े हैं। घटना की सूचना मिलते ही बवाना थाने से एक टीम मौके पर पहुंची और कमरे में 2 शव पड़े देखे। पुलिस ने होटल के रिसेप्शन पर पूछताछ की तो
पता चला कि दोनों मृतक 21 साल के हैं और ये मंगलवार सुबह 10 बजे होटल पहुंचे थे और फिर अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाने के बाद ये लोग बाहर नहीं निकले। पुलिस ने मौके से एक खून से सना चाकू और सल्फास का पाउडर बरामद किया है। क्राइम टीम और रोहिणी की एफएसएल टीम ने मौके का मुआयना किया है। प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है कि लड़के ने पहले लड़की का कत्ल किया, फिर सल्फास की गोलियां खा ली जिससे उसकी मौत हो गई। उनके कमरे के बाहर का सीसीटीवी फुटेज जांचने पर कोई भी कमरे के अंदर आता नहीं दिखा है। हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस अपनी जांच कर रही है। दिल्ली सरकार वित्त वर्ष 2023-24 में शहर में खुदरा और थोक शराब व्यापार चलाने के लिए एक नई आबकारी नीति तैयार कर रही है। शराब व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि ग्राहकों को खरीदारी का अच्छा अनुभव देने के लिए निजी कंपनियों को शहर में आधुनिक शराब स्टोर खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। आबकारी मंत्री के साथ वित्त और आबकारी विभाग के प्रमुखों को लिखे पत्र में शराब व्यापारियों ने ये भी सिफारिश की है कि दिल्ली में पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी जाए और शॉपिंग मॉल और बड़े बाजारों को रात 1 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए, जिससे ग्राहक नोएडा और फरीदाबाद की शराब दुकानों की ओर रुख न करें। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव आशीष चंद्र वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एक नई आबकारी नीति को अंतिम रूप दे रही है। दिल्ली शराब व्यापारी संघ अध्यक्ष नरेश गोयल ने कहा कि सरकारी और निजी स्टोर दोनों का अस्तित्व दिल्ली सरकार के लिए एक बेहतर विकल्प है। इससे न केवल राजस्व संग्रह के मामले में फायदा होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को प्रथम श्रेणी के बुनियादी ढांचे के साथ बेहतर सुविधाएं भी दी जा सकती है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि समिति सभी राज्यों की आबकारी नीतियों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रही है और दिल्ली की वर्तमान और पिछली उत्पाद शुल्क नीति के साथ सर्वोत्तम विशेषताओं को लेने की कोशिश कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तथ्य पर हैरानी जताई है कि राजधानी में सब रजिस्ट्रार ऑफिस से बड़ी मात्रा में दस्तावेज और लैंड रिकॉर्ड गायब हो गए हैं और अधिकारियों ने 15 साल बाद इस मुद्दे की सूचना दी है। कोर्ट ने कहा कि ये बेहद चौंकाने वाला तथ्य है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर महानिरीक्षक आईजी पंजीकरण को सुनवाई की अगली तारीख पर शारीरिक रूप से हाजिर रहने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि इस मामले को लापरवाही से नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे साबित होता है कि दस्तावेजों को सुरक्षित नहीं रखा गया। अदालत ने कहा कि वो मामले की सीबीआई जांच का आदेश दे सकती है, क्योंकि दस्तावेजों के गायब होने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि मुमकिन नहीं है कि सब रजिस्ट्रार के दफ्तर से ट्रक भरकर दस्तावेज इस तरह गायब हो जाए और 15 साल बाद अधिकारी प्राथमिकी दर्ज करें। कोर्ट ने प्रमुख सचिव राजस्व को 8 फरवरी को कार्रवाई में शामिल होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि वे उन सभी सब रजिस्ट्रारों की पूरी सूची चाहती है जो इस अवधि के दौरान वहां काम कर रहे थे। पुलिस जांच और दर्ज की गई प्राथमिकी की स्थिति को भी रिकॉर्ड में रखा जाए। आपको बता दें कि कोर्ट मॉन्क एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक फर्म की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें कहा गया था कि उसने कुछ कृषि भूमि के संबंध में वर्ष 1994 में 6 बिक्री दस्तावेज पंजीकृत किए थे। फरवरी 1995 में याचिकाकर्ता के पक्ष में म्यूटेशन किया गया, जिसके बाद उसने मूल बिक्री विलेख प्राप्त किया। हालांकि याचिकाकर्ता ने 2013 में दस्तावेजों को खो दिया और सब रजिस्ट्रार के अधिकारी से प्रमाणित प्रतियों की मांग की। देश की राजधानी समेत एनसीआर का इलाका भयंकर प्रदूषण से जूझ रहा है। प्रदूषण और ठंड के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। बुधवार आज सुबह दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 421 यानी गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में भी आंशिक सुधार हुआ। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI में कमोबेश सभी जगह कुछ कुछ अंकों की गिरावट देखने को मिली। AQI कहीं गंभीर तो कहीं बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। सफर इंडिया के मुताबिक अभी प्रदूषण को लेकर 3 दिन तक लगभग ऐसी ही स्थिति रहेगी। विशेषज्ञों ने जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। साथ ही मास्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दिल्ली में हुई प्रदूषण नियंत्रण समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। वायु गुणवत्ता मापने के लिए अब राजधानी दिल्ली में मोबाइल मॉनिटरिंग स्टेशन लगेंगे। ये स्टेशन किसी वाहन पर लगेंगे और जरूरत के मुताबिक सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्रों में तैनात हो सकेंगे। इनकी संख्या पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। यमुना में गिरने वाले बड़े नालों की मॉनिटरिंग के लिए भी मोबाइल मॉनिटरिंग स्टेशनों की मदद ली जाएगी। अभी इन नालों से गिरने वाले अपशिष्ट के स्पष्ट आंकड़े नहीं है। साथ ही दिल्ली में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर धूल के कारण लगे 50 लाख रुपए के जुर्माने को कम करने पर भी विचार होगा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट एंड सेंटर में बुधवार आज ऑटो एक्सपो शो 2023 का आगाज हो गया। 16वें ऑटो एक्सपो की थीम गतिशीलता की दुनिया की खोज है। 8 दिवसीय एक्सपो के पहले दिन 30 से ज्यादा वाहन कंपनियों ने 3 वैश्विक और 75 से ज्यादा बाकी वाहन पेश किए। इनमें आधे से ज्यादा इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन चलित वाहन शामिल थे। कंपनियां ऑटोमोबाइल जगत की नवीनतम तकनीक से भी लोगों को रूबरू करा रही है। ऑटो एक्सपो में आम जनता को 13 जनवरी से एंट्री मिलेगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें।
अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए। नमस्कार।